गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था। तो चौरी चौरा की अगर हम बात करें तो चौरी चौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर का एक छोटा सा शहर है। ठीक है, और ये घटना क्या हुई थी, तो इस घटना में वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें टोटल 22 पुलिस वाले जलकर मर गए थे। ठीक है, और अगर बात करें कि इस घटना के बाद, हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 4 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया था। ठीक, कब? 4 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया था। इसके 2 वर्ष के बाद, यानी कब? 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा का हिंसक घटना होता है, जिससे गांधी जी को बहुत ही दुख हुआ और इन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो ये शुरू हुआ था 4 सितंबर 1920 को, और असहयोग आंदोलन खत्म कब हुआ, तो 12 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पे हुआ था, तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे हुआ था। कितने पुलिस वाले इसमें मरे थे, तो 22 पुलिस वाले इसमें मरे थे। अगर आपसे पूछे कि जो चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे उनका मुकदमा कौन लड़ा, तो जो चौरी चौरा के अभियुक्त थे उनका मुकदमा लड़े थे मदन मोहन मालवीय ने उन अभियुक्तों की वकालत की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था C.R. दास ने। C.R. दास का पूरा नाम है चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। और इन्हें कौन सी उपाधि दी गई है, तो इन्हें दी गई है देश बंधु की उपाधि। तो इन्हें कहते हैं देश बंधु चित्तरंजन दास। और इन्होंने क्या कहा है कि समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है। अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, तो चित्तरंजन दास का जन्म हुआ था 5 नवंबर 1870 में। और कहाँ पे हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। और अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई थी 16 जून 1925 में। और कहाँ पे हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, तो राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 यानी 169 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था। ठीक है, लेकिन ये पूरे भारत में प्रभावी कब हुआ, तो ये पूरे भारत में प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से ये पूरे भारत में प्रभावी हो गया था। और इसको एक नाम और दिया गया है, क्या? बंग भंग आंदोलन। क्या कहता है इसको? और बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, तो राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा की गई है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का प्रेसिडेंट, यानी भारत का कौन? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया। तो पहले बात करते हैं नमक कानून। तो नमक कानून को ही हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? दांडी यात्रा भी कहते हैं, या दांडी सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें दांडी सत्याग्रह या नमक आंदोलन, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जब ये प्रारंभ हुआ तो गांधी जी के साथ कुल कितने अनुयायी थे, तो गांधी जी के साथ टोटल थे 79 अनुयायी, यानी
79 इनके साथ लोग थे उस समय जब ये यात्रा प्रारंभ किए थे तो। और ये समाप्त कब हुआ था? तो ये समाप्त हुआ था 6 अप्रैल, ठीक, 6 अप्रैल 1930 में ये समाप्त हुआ। गांधी जी ने अपने हाथ में नमक उठाकर इस सत्याग्रह को समाप्त किया। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है किस आंदोलन द्वारा किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया है? ठीक, प्राप्त किया। तो ये है 24वें संशोधन के द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? तो उधम सिंह ने। ठीक, किसने की? उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी। और अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की तो ये हुआ था 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस दिन कौन सा दिन था? तो इस दिन मना रहे थे क्या? वैसाखी। वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, और अगर हम बात करें उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कब की? तो जनरल डायर को इसने मारा था 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। कहाँ पे की थी? तो लंदन में की थी। उधम सिंह लंदन जाकर 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की हत्या की। अगला प्रश्न है भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? तो आपका सही जवाब होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। अगर हम बात करें कि तुलबुल परियोजना कब से कार्य करना प्रारंभ की थी, तो ये परियोजना 1987 से कार्य करना प्रारंभ की। और ये किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे है। और किस राज्य में है? तो ये है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। अब ये परियोजना बंद हो चुकी है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी आपका सही जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, भारतीय न दे, सिर्फ दे दे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद में। कहाँ पर? सिकंदराबाद में। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है हांगो नदी किस सागर में गिरती है? तो हांगो नदी गिरती है पित्त सागर में। अगर हम बात करें हांगो नदी की तो इसे कहते हैं चीन का अशोक। क्या कहते हैं हांगो नदी को? चीन का अशोक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का अशोक किसे कहते हैं, ठीक, बंगाल का अशोक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा दामोदर नदी को। क्या? दामोदर नदी को बंगाल का अशोक कहते हैं। अगर आपसे पूछे बिहार का अशोक किसे कहते हैं, तो बिहार का अशोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक, कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का अशोक कहते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम लोग बात करें कि संविधान सभा, ठीक है, कितने दिनों तक ये सभा चली थी, तो ये चली थी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक
संविधान सभा की बैठक चली थी। और अगर इसमें बात करें टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी, तो संविधान सभा में टोटल 22 समितियां बनाई गई थी। ठीक है। अगर बात की जाए कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। ठीक है। अगर बात करें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1946 से। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इसके 2 दिन ही बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उपाध्यक्ष इसे बनाया गया था, तो बनाया गया था हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ठीक, अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगर हम लोग बात करें कि संविधान को कब स्वीकार किया गया, ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया, तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया, यानी इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और अगर बात करें कि संविधान सभा पर जो जितने भी सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर कब किए, तो कब किया था, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। अगर आपसे पूछे कि संविधान पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से संविधान भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।